हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो सभी? मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? किसी को कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 9। नौवीं क्लास को आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। और गुड इवनिंग पूजा। नौवीं क्लास को में अपनी सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं और नौवीं क्लास की शुरुआत हम इकोनॉमिक्स से करेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि इकोनॉमिक्स छठी सातवीं आठवीं में तो होती नहीं, तो आप लोगों के लिए नया है ये। हाँ? तो एक नए सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक नई क्लास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्लास नौवीं की इकोनॉमिक्स को हम कर रहे हैं शुरू आज की क्लास से। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आप लोगों का? ऑडियो वीडियो में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। टेस्ट 9 मैंने अपलोड कर दिया था, उसके सॉल्यूशंस विद वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, कल आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, जिसके अंदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मैंने अभी तक जो अपना हो चुका है उसके क्वेश्चंस आप लोगों को। और अभी क्लास 9वीं की हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके विजेता, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। देखो, इस क्लास 9 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर गांव की कहानी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताया हुआ है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, गाँव में किस तरीके के काम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। फिर संसाधन के रूप में लोग, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, पीपल एज रिसोर्स, मानव संसाधन होता क्या है, क्या चीज बढ़ाने से मानव संसाधन बढ़ता है, क्या चीज घटाने से मानव संसाधन घटता है, ये बातें हैं। फिर पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक चुनौती के रूप में, यानी कि पॉवर्टी क्या होता है, कितने तरीके की पॉवर्टी है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे चैलेंजिंग है वो, इन चीजों के बारे में बात करनी है। फिर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा, इसकी बात करनी। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें आज की क्लास में करनी है। ठीक है, आपको हार्ड लगती है, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। तानिया, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तानिया, आप मुझे कमेंट कर दोगे। तानिया ही क्यों, कोई भी स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स मोस्ट लविंग सब्जेक्ट है। इसकी बातें एक बार आपको समझ आ गई तो जिंदगी भर आपको भूलेगी नहीं। हिस्ट्री ऐसा है, समझ आ गया भूल जाओगे, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बार अगर समझ आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लास 9वीं में यही है, क्लास 9वीं में यही है। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है उसको देखते हैं, गांव पालमपुर की कहानी। अब देखो क्या है इसके अंदर ना, पता है इसके अंदर अपने को पालमपुर के बारे में नहीं पढ़ना, कहाँ है पालमपुर, क्यों है पालमपुर, नहीं है पालमपुर, अपने को मतलब ही नहीं पालमपुर कहाँ है। आपको क्या देखना है कि गांव के अंदर लोग अपनी जिंदगी कैसे चलाते हैं, शहर और गांव की जिंदगी में क्या फर्क है, वहां पे किस तरीके की क्रियाएं, किस तरीके की एक्टिविटीज होती है, इन चीजों पे ध्यान देना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहली बात जो आपको समझना है, उत्पादन होता क्या है, प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे इट इज अ प्रोसेस दैट इज एम्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। क्या कह रहा है ये, प्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन, आपको जो भी चीज चाहिए, उत्पादन, सबसे पहली बात जो अपने को समझनी है, दैट इज उत्पादन क्या होता है। आपको जो भी चीज चाहिए, दैट यू वांट, आपको कुछ भी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए तो मोबाइल का बनना उत्पादन है। आज मुझे सर्फ एक्सल चाहिए तो सर्फ एक्सल का बनना उत्पादन है। तो कोई भी वो चीज जिसकी आपको जरूरत है, उसका देश में बनना उत्पादन कहलाता है, उसका देश में बनना प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्शन या उत्पादन क्या होता है ये आपको समझ आ गई। अब देखो होता क्या है, प्रोडक्शन के चार कारक होते हैं, चार फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के चार कारक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार कारक प्रोडक्शन के होते हैं और फैक्टर्स का मतलब क्या है। इस धरती पे अगर आपको पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी अगर बनाना है तो आपको किन चार चीजों की जरूरत होगी, उसको हम उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हमको पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी अगर चाहिए, कुछ भी अगर बनाना है तो किन किन चीजों की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अपने को क्या बनाना है, अपने को ना मान लीजिए गाड़ी बनानी है। ठीक है, एक गाड़ी बनानी है। अब गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले आपको फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, फैक्ट्री के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए यानी कि लैंड चाहिए। अब उस लैंड की साफ सफाई करने वाला ये सब लोग, लेबर चाहिए यानी कि श्रमिक चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, श्रमिक जो उस फैक्ट्री में काम करेंगे वो लोग चाहिए।
तीसरे नंबर पे अपने पास पैसा होना चाहिए, अपने पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, निवेश करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, डिजाइनर खरीदने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, अपने पास कैपिटल चाहिए, अपने पास पूंजी चाहिए। ठीक है। और चौथे नंबर पे अपने पास क्या होना चाहिए, अपने को वो गाड़ी बनानी आनी चाहिए, अपने अंदर स्किल, अपने अंदर दिमाग, अपने अंदर उद्यमिता होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरीके से गाड़ी बनेगी, गाड़ी की जगह स्कूटर ना बनाने लग जाओ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोई काम होगा। तो चौथी चीज क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जिसको हम कहते हैं उद्यमिता। क्या कहा जाता है? उद्यमिता, या आप देसी भाषा में और इसको आसान करने के लिए कह सकते हो स्किल। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कुछ भी चीज मान के चल लो, आपको लेज का पैकेट बनाना है, आपको क्या करना है, आपको लेज का पैकेट बनाना है। अब लेज का पैकेट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, सबसे पहले लेज के लिए आपको क्या चाहिए, वीडियो स्टक हुआ है क्या? सबसे पहले लेज के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, है ना? या फिर आलू उगाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, खेत चाहिए। सबसे पहले जमीन चाहिए, फिर उस फैक्ट्री का ताला खोलने वाला, साफ सफाई करने वाला कोई चाहिए, यानी लेबर चाहिए। फिर आपके पास पैसा होना चाहिए मशीनें खरीदने का, मशीन होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। और फिर आपको पता होना चाहिए ये काम होगा कैसे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होनी चाहिए, उद्यमिता होनी चाहिए। कोई भी चीज बनानी है, ये चार चीजें आपको चाहिए, और इन्हीं चार चीजों को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सवाल बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, या इनमें से कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इस तरीके से सवाल बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने समझी, प्रोडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जो हम चाहते हैं। चार तरीके के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो हमने देखा। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आप देख रहे हो। सबसे पहले अपने को भूमि यानी कि लैंड चाहिए, फिर आपको लेबर यानी कि श्रम चाहिए, वो लोग जो काम करेंगे वो चाहिए, फिर आपको पूंजी, भौतिक पूंजी यानी कैपिटल, आपको अलग अलग उत्पादन के लिए इनपुट की आवश्यकता है, मशीनों की, कच्चे माल की, इन सब चीजों की जरूरत है। और फिर मानव पूंजी, मानव पूंजी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, नॉलेज चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए किसी भी चीज के लिए, उद्यम चाहिए, मेहनत चाहिए, आपको वो काम करना आना चाहिए। जब आपके पास ये चार चीजें हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी बना सकते हो। इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। तो ये बात आपको समझ आ गई है ना, ये क्लास आपको समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में विभिन्न उत्पादन गतिविधियां। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज पालमपुर विलेज में हो रही थी, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज पालमपुर विलेज में हो रही थी। पालमपुर एक रेफरेंस ले लिया, एक स्थान ले लिया। एक तो गांव है तो खेती तो होती होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कृषि की गतिविधियां। क्या हो रहा है, फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है, कृषि की गतिविधियां होती है। देखो ग्रामीण भारत में जितने भी रूरल एरियाज है, जितने भी गांव के क्षेत्र है, उन ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा काम होता है अगर किसी चीज का तो वो खेती ही है, यानी सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि खेती के तहत भूमि लगभग स्थिर है। क्या मतलब, यानी जो खेती की जमीन है ना वो बढ़ नहीं रही है लगभग 1960 से। 1960 से ही भारत के अंदर खेती वाली जमीन जो है लगभग स्थिर है। अगर ये असर्शन रीजन में कहीं स्टेटमेंट बन जाए तो इस स्टेटमेंट को याद रखोगे, 1960 से ही भारत के अंदर जो खेती वाली भूमि है वो स्थिर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये मैप, ये चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये मिलियन हेक्टेयर के अंदर ये पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है, साल दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भूमि दी हुई है, कितनी भूमि कृषि के अंडर है। 1950-51 के अंदर आप देखोगे, 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर जमीन के ऊपर खेती हो रही थी। 1990-91 में 157 मिलियन जमीन के ऊपर खेती हो रही थी। 2000 से 2001 156, फिर 156, फिर 156, 155, 156, 155। आप एक बात को देखना, 1950-51 से तो यहाँ पे आपको वृद्धि दिख रही है, लेकिन 1960 के बाद से ही लगभग 90, 91, 70, 80 के आसपास से ये लगभग स्टेगनेंट है, लगभग स्थिर है। जमीन ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, 1960 के दशक से ही कृषि योग्य भूमि जो है वो स्थिर बनी हुई है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि क्या तरीके हैं फसलों को
इंक्रीज करने के, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, हमको अगर वो इंक्रीज करना है, कौन कौन से मेथड हैं, किस तरीके से हम अपनी खेती के उपज बढ़ा सकते हैं, खेती की उपज बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उपाय करने से आप अपनी फसलें, अपनी उपज बढ़ा सकते हो। सबसे पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग करो, यानी बहुफसली फसल करो। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पे एक से ज्यादा फसलें लगा दो। पूरे एक साल में जमीन के एक टुकड़े पे एक से ज्यादा फसलें लगा दो, उसको कहते हैं बहुफसल यानी मल्टी क्रॉपिंग। हमने एक क्रॉप को नहीं बोया, हमने बहुत सारी क्रॉप्स को बो दिया है। उससे क्या होगा, जिस फसल को जो न्यूट्रिएंट मिट्टी से चाहिए वो ले लेगा, उस खनिज को, वो भी पनप रही है, साथ में उसके साथ कई और, जैसे गेहूं और मक्का को साथ में बो दिया, ठीक है, गेहूं और मक्का को, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, सर्दियों के दौरान रबी की फसल बो दी, बरसात के मौसम में खरीफ की फसल बो दी। तो एक साल में एक से ज्यादा फसलों को बोना ही बहुफसली फसल कहलाता है। ऐसा नहीं है गेहूं बो दिया जमीन बंजर पड़ी है, नहीं, गेहूं रबी की फसल है, तो जब खरीफ की फसल आए तो खरीफ की फसलें लगा दो, जब जायद की फसलें आए तो जायद का मौसम आए तो जायद की फसलें लगा दो। तो यही कहा गया है कि आप कोई एक फसल लगा के भूल मत जाओ, एक ही जमीन पे एक वर्ष में मल्टीपल क्रॉपिंग करो, यानी कि बहुफसली करो, तो आपको उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। आधुनिक खेती के तरीके यूज करो, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस करो। मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न तरीके, जैसे बहुत सारे उर्वरक नई तरीके के आ रहे हैं, बहुत सारी खाद नई तरीके की आ रही है, बहुत सारी मशीनें नई तरीके की आ रही हैं, ठीक है, जिससे आपका उत्पादन बढ़ता है। तो मॉडर्न तरीके का यूज करो। अब यहाँ पे एक बात याद रखोगे आप, 1960 के दशक में हरित क्रांति ने बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों के पेश की, जिसके फलस्वरूप उपज में वृद्धि बढ़ी। अब तुमको बात क्या याद रखनी है, यहाँ शब्द आया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या शब्द आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। इसका क्या नाम है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। क्या है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति? होता क्या है, पूरा भारत हरा हरा हो रहा है, पूरे भारत के अंदर फसलें बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका बैकग्राउंड समझना, ये क्यों आता है और इसका क्या मतलब है और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसको समझो। अब देखो हुआ क्या था, 1962 में हम चाइना से युद्ध हार गए थे, चीन से युद्ध हार गए थे 1962 में। भारत के अंदर जान माल की हानि बहुत हुई। फिर उसके बाद 1965 में अपने यहाँ पे सूखा पड़ गया, अपने यहाँ पे सूखा पड़ गया, यानी बारिश ही नहीं हुई, सारी खेती खराब हो गई। अब पाकिस्तान ने सोचा, एक तरफ तो भारत की आर्मी जो है वो भूख से मर रही है, वहां की खेती खराब हो गई, और दूसरी तरफ अभी अभी ये चीन से हारे हैं, यानी बहुत कमजोर स्थिति में है, क्यों ना मैं भी अटैक कर दूं भारत के ऊपर। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1965 में पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हो गया, इंडो पाक वॉर हो गया, यानी कि युद्ध हो गया पाकिस्तान से। और लकीली पाकिस्तान हारता है इसमें, और भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो जीतता है। लेकिन दुर्भाग्य से 1966 में फिर सूखा पड़ जाता है। लगातार 2 साल भारत के अंदर बहुत बुरी स्थिति कृषि की हो जाती है, सारी फसलें जो है वो खराब हो जाती है। ऊपर युद्ध में बंदे मर गए, ठीक है, यहाँ पैसों का नुकसान हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में खेती भी खराब हो गई, यानी कुल मिला के अपनी परिस्थिति बहुत खराब हो गई। तो यहाँ पे भारत के अंदर एक व्यक्ति था जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। क्या नाम था इनका, MS स्वामीनाथन। ये MS स्वामीनाथन क्या करते हैं, 1966 में मैक्सिको जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको में जाके ये किससे मिलते हैं, ये मिलते हैं नॉर्मन बोरलॉग से। किससे मिले, मैक्सिको के अंदर जाके ये मिलते हैं नॉर्मन बोरलॉग से, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग से जाके मिलते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग ने, ये कौन है नॉर्मन बोरलॉग, इसने कुछ इस तरीके की उच्च किस्म के बीज को पैदा किया हुआ है, जिसके थोड़े ही बीज से बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है। इनको क्या कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्या कहा जाता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब उच्च किस्म के बीज जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग ने स्वामीनाथन को दिए कि आप अपने भारत की फसलों को इस तरीके से बढ़ा सकते हो, जो आपकी कृषि का नुकसान हुआ है इस तरीके से आप अपनी कृषि को बेहतर कर सकते हो। अब MS स्वामीनाथन उन बीजों को, उन सीड्स को लेके भारत आते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग।
ये कहाँ के थे? मैक्सिको के। एम एस स्वामीनाथन भारत के। ठीक है, अब होता क्या है, ये वो जो बीज लाए हैं उन बीज को, वो किस 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 फसल के बीज थे? वो गेहूं के और चावल के, गेहूं के और चावल के बीज थे, यानी धान के बीज थे। व्हीट और राइस के बीज थे। ठीक है, व्हीट के और राइस के बीज थे। और ये बीज लाके कहाँ पे दी गए? हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में। इन 3 जगह जो है 1966 में इन बीजों से उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। लगभग 10 साल में इतनी फसलें भारत के पास हो गई कि हमारे पास रखने को जगह नहीं बच रही है। ठीक है, हमारे पूरे गोदाम भर गए हैं और अनाज पड़ा पड़ा सड़ने लगा था। इतना सारा अनाज भारत के अंदर हो गया था। पूरे भारत के अंदर खेत खलिहान लहलहा रहे थे। इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही हरित क्रांति कहा जाता है। तो सवाल बनता है कब आया? 1960 के दशक में, यानी 1966 के अंदर। कहाँ आया? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में। किन फसलों को लेके आया? गेहूं और चावल की फसल को। कौन जनक माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। विश्व में कौन जनक है? नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं और चावल से संबंधित है। तो ये सवाल बन सकते हैं, आपको इतनी बातें याद रखनी। ठीक है, अब खेती करते वक्त समस्याएं क्या क्या होती है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार जल्दी से प्लीज थम्स अप दे दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो बता दीजिए थम्स अप देके कि कोई डाउट नहीं है, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, हम देखते हैं खेती में किस किस तरीके की समस्याएं हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है फार्मिंग में। एक तो अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई, यानी मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई। आपने इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए, इतने सारे रासायनिक केमिकल्स उसके अंदर यूज कर लिए कि मिट्टी पूरी खराब ही हो गई। पहली प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जल का स्तर गिर जा रहा है, यानी जो फसलों को पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जल का स्तर बहुत नीचे हो गया है, वाटर टेबल नीचे हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, असमान भूमि वितरण। क्योंकि बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जहां पे भूमि है ही नहीं, जिनके घर भूमि है ही नहीं, किले विल्ले है ही नहीं। और बहुत सारी भूमि ऐसी है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पे बहुत सारी भूमि है। ठीक है, तो इस तरीके से असमान भूमि वितरण भी जो है वो एक समस्या है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट इमेज दिस इज। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कितनी जमीन ऐसी है, कितनी जमीन ऐसी है जिसमें सीमांत किसान काम करते हैं। ये सीमांत किसान क्या होते हैं, पहले तो ये समझो। मार्जिनल फार्मर इनको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मार्जिनल फार्मर, यानी कि सीमांत किसान। क्या मतलब है इस सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर शब्द का? इसका मतलब है वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से कम जमीन जिनके पास है उनको हम सीमांत किसान या फिर हम छोटे किसान या फिर मार्जिनल किसान कहते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, भारत के अंदर कितने फार्मर ऐसे हैं जो बड़े हैं? ठीक है, भारत के अंदर कितने फार्मर ऐसे हैं जो बड़े हैं? केवल 15% फार्मर ऐसे हैं जो बड़े हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, केवल 15% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। और 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास या तो भूमि खुद की नहीं है, किराए पे ली हुई है, या फिर है तो बहुत कम है, यानी लगभग 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो ऐसे लोग हैं, मतलब कि कितनी जमीन के ऊपर खेती हो चुकी है? 55% जमीन के ऊपर खेती है और 44.6% जमीन के ऊपर खेती नहीं है। ठीक है, ये क्या कहता है कि 55% जमीन पे बड़े किसान खेती कर रहे हैं, 55% जमीन पे बड़े किसान खेती कर रहे हैं और केवल 44% जमीन पे छोटे किसान खेती कर रहे हैं। यानी कि जो लोग 85% है, 85% लोग केवल इतनी जमीन के ऊपर खेती कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कितने छोटे छोटे टुकड़े इनके पास होंगे। और 15% लोग इतने बड़े एरिया के ऊपर खेती कर रहे हैं। मतलब समान बिल्कुल भी नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के पास बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं तो किसी के पास बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। तो इस तरीके से पूरा ये पाई चार्ट की मदद से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत है, जो भी लेबर आप हायर करते हो, जिन भी श्रमिकों को नौकरी देते हो खेती में काम करने की, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। ठीक है, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम। हर राज्य ने क्या कर रखा है? हर राज्य के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है कि कम से कम इतनी तनख्वाह तो इनको देनी है।
कम से कम इतनी तनख्वाह तो इनको देनी है, इसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। और हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उस मिनिमम वेजेस एक्ट से भी कम तनख्वाह आप इन श्रमिकों को, आप इन लेबर्स को देते हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन इन लोगों को मिल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर वेजेस ऑफ हायर्ड लेबर। ये भी एक दिक्कत है खेती की दुनिया में, ठीक है। फिर इन खेतों को अगर कुछ भी लाना है, अगर इन किसानों को कुछ भी लाना है, तो इनको लोन लेना पड़ता है। और लोन किससे लेंगे, बड़े बड़े साहूकारों से, बड़े बड़े जमींदारों से। और वो जमींदार क्या करते हैं, इनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत ज्यादा ब्याज दरों पे इनको लोन देते हैं, जिससे ये अपना ब्याज ही नहीं चुका पाते। मूलधन की बारी तो बहुत बाद में आती है, ब्याज ही नहीं चुका पाते। फिर वो जमींदार इनको परेशान कर रहा है कि भाई हमारा लोन दे दो, लोन दे दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन हम खोस लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो। फिर ये बेचारा जो है क्या करता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है किसान। इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम भारत में खेती में चल रही है। कौन कौन सी खेती में प्रॉब्लम हमने देखी, मिट्टी का खराब होना, जल के स्तर का गिरना यानी कि वाटर टेबल का कम होना, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, असमान भूमि का वितरण, ठीक है, बहुत कम पैसे देना और लोन जो है बहुत महंगा मिलना। ये सारी फार्मिंग एक्टिविटी जो गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर हो रही है, वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेल रही है। अब खेती के अलावा भी काम होता है, खेती के अलावा जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि गैर कृषि क्रियाएं। अब ये गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। बीच में कह रहे हो एरर आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, अपने आप 2 मिनट बाद वो चला जाएगा। अगर आ रहा है तो पता नहीं क्यों आ रहा है, शायद नेट में कोई प्रॉब्लम होगी, बट डोंट वरी, अपने आप वो चला जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप काम करते रहो। गैर कृषि एक्टिविटी, गैर कृषि गतिविधियां। और क्या काम करते हैं, पशु रखते हैं, गांव के लोग अपने पास यहाँ पे भैंस वैंस रखते हैं, तो यानी डेयरी का काम बढ़िया चलता है। भैंस वैंस रखते हैं यानी डेयरी का काम बढ़िया चलता है। पहली चीज, लोग अपनी भैंसों को विभिन्न प्रकार की घास और बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, ठीक है, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध आसपास के बड़े गांवों में बेचा जाता है, और ये भी एक काम हो जाता है, यानी दूधिये का काम हो गया, यानी वो मिल्क सेलर बन गया है, ठीक है, मिल्क सेलर बन गया है। तो ये गैर कृषि गतिविधि है। और क्या करते हैं, छोटे लेवल पे कुछ चीजें बना रहे हैं। जैसे आप देखोगे गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी फैक्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे ना कोक बनता है। कोक नकली कोक होता है, वो कैंपा कहते थे जिसको बचपन में, तो कोक बनता है, ठीक है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है, फैंटा बन रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि छोटी छोटी, कुछ छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ झाड़ू बनती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी चप्पलें बन रही है, यानी कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड है, बहुत साधारण उत्पादन प्रक्रिया से बहुत घर के ही लोग काम करके, घर के ही लोग मिलजुल के कुछ उत्पादन का काम भी कर लेते। फिर आप देखोगे गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें खुली पाएंगी, जहां से आप बीड़ी वीड़ी लेके आते हो, है ना, गांव के लोग जहां से ये सब जो कुरकुरे ले आए, चिप्स ले आए, टॉफी ले आए, वो होते हैं खुदरा व्यापारी यानी कि रिटेल ट्रेडर। तो ये काम भी वहां चलता है। फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, लोगों को और सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है, ठीक है। जैसे आपको ऑटो वाले मिलेंगे गांव के अंदर बहुत सारे, ऑटो चला के अपना काम कर रहे हैं, कोई रेडी वाले, कोई बैलगाड़ी चलाता मिलेगा, तो ये सारा काम भी वहां पे हो सकता है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या आ गया, डेयरी, ठीक है, डेयरी। दूसरा रिटेल ट्रेडर, ट्रांसपोर्ट, और क्या तरीका है काम करने का, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटे पैमाने पे विनिर्माण। ये सारी चीजें जो है वो कृषि के अलावा गांव के अंदर काम होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं, दिलचस्प बातों की बात करते हैं। क्या कह रहा है, कहता है कि जो केवल 1 हेक्टेयर पे 1300 केजी उत्पादन होता था, एक वक्त था जब 1 हेक्टेयर जमीन पे 1300 केजी उत्पादन होता था, आज उसी जमीन पे आधुनिक पद्धति का यूज करके, मॉडर्न फार्मिंग का यूज करके 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इतना उत्पादन हो गया है। और ये यूक्यू स्टेटमेंट पिछले साल सीटेट में बनी थी, ठीक है। आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है, ठीक है। तो ये बात जो है, आपका पहला नंबर चैप्टर जो है पूरा होता है। अब हम सेकंड नंबर चैप्टर पे चलते हैं, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दूसरा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग, और ये नोट्स मैंने अपलोड कर दिए। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक पूछ सकते हो। पहला चैप्टर समझ आया तानिया, आपको हार्ड लगती है इकोनॉमिक्स, समझ आया सभी को?
पहले चैप्टर में हमने देखा प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के कारक क्या क्या है, ठीक है। आई एम इन क्लास, विल कॉल यू लेटर, क्लास चल से बाद में। उत्पादन क्या होता है, फैक्टर्स क्या है उत्पादन के, कौन कौन से 4 कारक हैं वो हम बात करते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं, फिर हमने ये देखा कि गांव के अंदर कृषि की एक्टिविटीज क्या होती है, फिर हमने ये देखा कौन कौन सी प्रॉब्लम कृषि की एक्टिविटीज में देखी जाती है, फिर हमने ये देखा कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी गांव के अंदर होती है, और फिर दिलचस्प बिंदु की बात करी, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे, अगला चैप्टर दैट इज संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेज क्या है उसको समझते हैं। कहता है कि सबसे पहले ना मैं आपको देसी टर्म में समझा दूं, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, मानव संसाधन। मैं बार बार इसी एग्जाम्पल को दूसरे बच्चों को समझाती हूँ, चाहे मैं किसी भी बैच में काम कर रही हूँ, ठीक है। मानव संसाधन होता क्या है, मानव संसाधन क्या होता है उसको समझो। देखो, अगर कोई इंसान फांसी लगा रहा है, अगर कोई इंसान फांसी, मान लीजिए मैं फांसी लगा रही हूँ खुद को, और अगर मैं बच गई तो मुझे ना पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मुझे सजा मिलेगी। मैं क्या कहूंगी, अरे मैं मेरे को मार रही हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं मेरे को मार रही हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, मेरी मर्जी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या। लेकिन सरकार क्या कहती है, देश क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, आप इस देश के संसाधन हो, आप इस देश के रिसोर्स हो, और किसी को भी देश के रिसोर्स को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस है सुसाइड करना। हालांकि अब संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, वो तरीके अलग हैं, उसमें मैं नहीं जा रही, मैं आपको समझाने के लिए बातें बता रही हूँ। तो अब हुआ क्या, इंसान खुद एक संसाधन है, क्यों, क्योंकि इंसान अपने दिमाग का यूज करके, अपनी हेल्थ का यूज करके, अपने शरीर, अपनी बुद्धि, अपने धन का यूज करके इंसान इस देश को बहुत कुछ दे सकता है। इसीलिए इंसान को भी एक रिसोर्स कहते हैं। क्योंकि हमने क्लास 8वीं में क्या पढ़ा है, रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्स किसको कहते हैं, कोई भी वो चीज जिसकी यूटिलिटी है, जिसकी उपयोगिता है, कोई भी वो चीज जिसकी उपयोगिता है, जिसकी यूटिलिटी है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को संसाधन कैसे बनाओगे, जब उस चीज की यूटिलिटी, उस चीज की उपयोगिता पैदा कर दोगे, वही चीज संसाधन बन जाएगी। तो ऐसे ही इंसान की भी यूटिलिटी है, इंसान की भी उपयोगिता है, इसलिए इंसान भी ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या मैम सभी एज ग्रुप के लोगों को मानव संसाधन कहते हैं। जनरली क्या होता है, 16 साल से 59 वर्ष के लोगों को मानव संसाधन कहते हैं, क्योंकि वो मोस्ट प्रोडक्टिव फेज में होते हैं, वो देश को सबसे ज्यादा फायदा दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना है, इसका मतलब किसी भी इंसान की स्किल बढ़ानी है, किसी भी इंसान की नॉलेज बढ़ानी है, किसी भी इंसान का ज्ञान बढ़ाना है, इंसान की हेल्थ अच्छी की जा रही है, तो भी हम कहते हैं कि मानव का संसाधन ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इंसान का दिमाग तेज हो रहा है, यानी कि मानव का संसाधन बढ़ रहा है, क्योंकि उससे देश को फायदा होगा ना। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ये बात आप समझ चुके हो, मानव संसाधन क्या है वो समझ चुके। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये क्या कहता है, संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में कि लोग, किसी देश के कामकाजी लोगों को, जो लोग काम करते हैं, जिनके अंदर कौशल है, जिनके अंदर स्किल है, उनको कहा जा रहा है, ठीक है, जिनके अंदर क्षमता है, उनको संदर्भित करने का, यानी उनको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। यहां देखो, पीपल एज रिसोर्स, इट इज अ वे, ये तरीका है, रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल, किसी भी देश में काम करने वाले लोगों को उनकी स्किल के रूप में बताने में, उसकी योग्यता के रूप में बताने में, ये एक तरीका है। संसाधन के रूप में आप लोगों को कैसे बताते हो, ये तरीका है किसी भी दिमागदार व्यक्ति की परिभाषा देने में कि ये देश का रिसोर्स है, ये देश के काम आता है, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको देखनी है, जब किसी भी इंसान में कोई भी व्यक्ति जनसंख्या, संसाधन या मानव पूंजी कब बनती है, जब उस व्यक्ति में शिक्षा यानी कि एजुकेशन, ठीक है, जब उस व्यक्ति में ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, जब उस व्यक्ति में मेडिकल केयर यानी कि चिकित्सा देखभाल के रूप में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसकी स्किल बढ़ा रहे हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हो, या फिर उसकी
देखरेख, चिकित्सा देखभाल में पैसा लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है, जो मानव थे, वो संसाधन बनते जा रहे हैं, पूंजी बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापान जैसे देश में कोई बड़ा प्राकृतिक संसाधन, कोई बड़े नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत समृद्ध और विकसित है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पे लोग बहुत है, वहां पे हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी है, जिससे लोग वहां मरते नहीं। और जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, वहां मृत्यु दर बहुत ही कम है, डेथ रेट बहुत ही कम है, व्यक्ति पैदा होके बरसों साल जी रहा है, ठीक है। तो वो देश मरता नहीं है और वो देश के काम आते रहते हैं, इसलिए जापान का यह एग्जाम्पल लिया गया है। तो मानव संसाधन होता क्या है, समझ आया? ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ये समझ आया क्या सभी को? जल्दी से बता दें, जल्दी बता देंगे कि सभी को समझ आया मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय पीपल। अब जो ये लोग हैं जिनके अंदर हमने बताया दिमाग है, ये दिमाग क्या क्या काम करता है, ठीक है, ये दिमाग जो होता है ये किस तरीके का काम करता है? बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां कोई भी इंसान करता है, ठीक है। ये जो इंसान है, अब ये बहुत तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। जैसे सबसे पहली कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? प्राथमिक क्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया, ठीक है। फिर और क्या एक्टिविटी इंसान करता है? सेकेंडरी एक्टिविटी करता है, द्वितीय क्रिया करता है, ठीक। सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीय क्रिया करता है। और क्या काम करता है? सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। टर्शरी सेक्टर में काम करता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में काम कर रहा है। तो तीन तरीके की एक्टिविटीज कोई भी इंसान जो है वो परफॉर्म करता है। अब अपने को ये समझना है प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। तो साधारण सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी वो चीज जो नेचर आपको देता है, कोई भी वो चीज जो प्रकृति से आपको मिला है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृषि, एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल मत्स्य पालन, इंसान ने नहीं बनाई मछली, फिशरीज इंसान ने नहीं बनाई, भगवान ने बनाई, कुदरत ने बनाई, नेचर ने बनाई। खेती, मिट्टी, बीज, ये इंसान ने नहीं बनाए, ये सब कुदरत ने बनाया है। ऐसे ही जंगल, वानिकी, फॉरेस्ट्री जिसको कहेंगे, जंगल, फॉरेस्ट्री, वानिकी जिसको कहेंगे, ये भी इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाए हैं। ऐसे ही खादाने, ये सब प्रकृति ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। माइंस जिसको कहते हैं, माइनिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के उदाहरण है। प्राइमरी यानी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, द्वितीय क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जहां पे प्राइमरी एक्टिविटी के सामान को आप यूज कर रहे हो और कुछ फिनिश्ड गुड बना रहे हो, प्राइमरी चीजों का यूज करके फिनिश्ड गुड बना रहे हो, उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मछली बना दी पहले में, मछली के पकोड़े बना दिए दूसरे में, है ना। जैसे जंगल बना दिया, लकड़ी वकड़ी हो गई पहले में, और जंगल से जो टेबल बन रही है, जो कागज बन रहा है, जो जो चेयर बनी है, वो आ गया सेकेंडरी में। यानी कि सारे के सारे कारखाने जहां पे कोई फिनिश्ड गुड, अंतिम उत्पाद जहां पे बन रहा है, सारी की सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब किस में आ जाएगी? ये सब जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जहां पे कुछ बन रहा है, इसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये सब किस में आ गई? ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। टर्शरी किस में आ गया? सेवा क्षेत्र, जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज है। जैसे मैं आपको मेरी सर्विस दे रही हूँ, मैं आपकी नौकर हूं, मैं आपको सेवा दे रही हूँ, ठीक है, पढ़ाई करवा रही हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस दे, मैंने आपको कोई सामान नहीं दिया। अगर कोई कहे पढ़ाई को छू के बताओ, छू सकते हो क्या? इकोनॉमिक्स को टच करके बताओ, कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये सेवा है। और इस ब्रह्मांड में या तो कोई वस्तु है, या तो कोई सेवा है, या तो कोई गुड है, या कोई सर्विस है। गुड क्या होता है? कोई भी वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, आप, मैं इसको छू सकती हूँ, ये गुड है। ये माइक मैं छू सकती हूँ, गुड है, ठीक है। ये स्टॉल मैं छू सकती हूँ, गुड है। कोई भी वो चीज जिसको मैं टच नहीं कर सकती, वो सर्विस है। जैसे पढ़ाई, टीचर को छू दोगे, टीचिंग को कैसे छूओगे? स्कूल को छू दोगे, स्कूलिंग को कैसे छूओगे? आईएएस ऑफिसर को छू दोगे, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं को कैसे छूओगे? वकील को छू दोगे, उसकी वकालत को कैसे टच करोगे? डॉक्टर को छू दोगे, हॉस्पिटैलिटी को कैसे छूओगे? यानी कहने का मतलब क्या है, ये कोई भी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो सेवा सेक्टर में आता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है स्कूलिंग, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन सेवाएं,
आप ट्रक को तो छू दोगे, लेकिन जो ट्रक आपको सर्विस दे रहा है उसको नहीं छू सकते। जैसे टीचिंग, ठीक है, जैसे बैंकिंग, बैंक को तो टच कर दोगे, बैंकिंग को टच कैसे करोगे? तो ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी वो चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, वो तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर में आता है। तो कोई भी इंसान इन 3 एक्टिविटीज में से कहीं ना कहीं लगा होता है। जैसे मैं सर्विस सेक्टर में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं सर्विस सेक्टर में काम कर रही हूँ, मैं टर्शरी सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, एग्रीकल्चर है, आप यहाँ देखते रहे इंग्लिश वाले, ठीक है। फिर वानिकी है यानी फॉरेस्ट्री है। फिर पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है। फिर मछली पकड़ना, फिशिंग है। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग है। खादाने, माइनिंग है। क्वायरिंग यानी उत्खनन है। ये सारे काम जो है प्राइमरी में है, बिकॉज ये सारी चीजें नेचर ने आपको दी, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ गया? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण सेक्टर है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है। टर्शरी सेक्टर में आ गया, ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा, बीमा, ये सब जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया। इन सभी को, ये सारी की सारी एक्टिविटीज राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में जुड़ती है। बैंकिंग से कितना कमाया, खेती से कितना कमाया, मैन्युफैक्चरिंग से कितना कमाया, टीचिंग से कितना कमाया, इन सभी की इनकम को ऐड कर दो, आपका नेशनल इनकम, आपकी राष्ट्रीय आय निकल आएगी, ठीक है। इन गतिविधियों को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है, ठीक है। अब इनके 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन सी? कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो मार्केट एक्टिविटी यानी बाजार की गतिविधियां होती है। कुछ ऐसी हैं जो नॉन मार्केट एक्टिविटी यानी गैर बाजार की गतिविधियां होती, ठीक है। बाजार की गतिविधियां कौन सी होती है, मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है? मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर लेबर का श्रम जुड़ा होता है, जिसके अंदर कोई इंसान काम कर रहा है वेतन के लिए। जैसे मैं मार्केट एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं आगाज इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने के लिए मेहनत कर रही हूँ, है ना। मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, मैं यहाँ से पैसे लेने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं यहाँ नौकर हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं श्रमिक हूँ आगाज इंस्टीट्यूशन पे। तो मेरी जो एक्टिविटी है, मैं सर्विस सेक्टर में हूँ और मार्केट एक्टिविटी कर रही हूँ। अब मैं घर जाके अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ, मेहनत तो मैं वहां भी कर रही हूँ लेकिन पैसे के लिए नहीं कर रही। तो वो क्या है? वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, वो गैर बाजार एक्टिविटी है, ठीक है। तो 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, बाजार एक्टिविटी और नॉन बाजार यानी नॉन मार्केट। तो बाजार वाली क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का परिश्रम होता है वेतन या लाभ के लिए, उसको हम बाजार की गतिविधि यानी मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। यानी एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए या पेमेंट के लिए जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उसको हम मार्केट एक्टिविटी कह रहे हैं। इसके अंदर आप वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करते हो। जैसे मैं अभी सर्विस प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ये बाजार की गतिविधि। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? जहां इंसान खुद के लिए कुछ कर रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, स्व उपभोग। मुझे रोटी खानी है, मैं अपने लिए रोटी बना के खा गई, मेहनत तो वहां भी लगी पर पैसे के लिए नहीं किया, ठीक है। प्राथमिक उत्पाद की खपत और प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों का स्वयं का उत्पादन होना, खुद के लिए खेती कर रहे हो, खुद के लिए सामान बना रहे हो, उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से पूछ रही हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, आपकी मदर घर में आपके लिए खाना बना रही है, ये कैसी एक्टिविटी है? मार्केट या नॉन मार्केट? ठीक है, मार्केट या नॉन मार्केट, ठीक। आपकी मदर पीजी के लिए खाना बना रही है, पेइंग गेस्ट के लिए खाना बना रही है, पीजी चलाती है और उसके लिए खाना बना रही है। आप मुझे यूं बताओ, कौन सी मार्केट एक्टिविटी है? ये ए है और ये बी है। आपको बताना है कौन सी तो मार्केट एक्टिविटी है इसमें, कौन सी नॉन मार्केट एक्टिविटी है। जल्दी से मैसेज करके मुझे बताएं, जल्दी से बता दीजिए। नहीं रजनी, आज डालूंगी, जल्दी बोलो। तो जैसा आप लोग कह रहे हो, घर में मेरे लिए खाना बना है, तो ये तो है नॉन मार्केट, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा, गैर बाजार क्रिया है। और जब पीजी, पेइंग गेस्ट के लिए यहाँ पे पैसा मिलता है पीजी से, तो ये क्या है? ये मार्केट एक्टिविटी है। ये क्या है? ये बाजारी गतिविधि है, ये मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। तो 2 तरीके की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, ये आपको पता लगा।
ठीक है, तो मुझे बता दिया है रमिता ने मार्केट का बी, नॉन मार्केट ए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये दो तरीके की एक्टिविटीज है, ये आपको समझ आ गया। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी होती कैसी है। जनसंख्या की गुणवत्ता से ही देश का विकास पता लगता है। किसी भी देश की जनसंख्या जितनी ज्यादा डेवलप्ड होगी, जितनी ज्यादा क्वालिटी वाली जनसंख्या होगी, वहां के उस देश का विकास उतना ही होगा। जैसे वहां पे लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हर इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा दर, ये एक नया शब्द आया है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है जीवन प्रत्याशा दर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा दर। क्या होता है ये जीवन प्रत्याशा दर या लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ इतनी है, मेरी लाइफ इतनी है, मतलब पैदा होने के बाद इंसान कितना जीता है। भारत में एवरेज है 70 ईयर्स, एवरेज है। कुछ व्यक्ति 50 में भी मर रहे हैं, कुछ व्यक्ति 100 साल के भी होके मर रहे हैं, तो एवरेज निकाले तो 70 साल लगभग अपने यहाँ के लोग जी जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि पैदा होने के बाद आप कितने साल जियोगे, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। और किसी देश की जीवन प्रत्याशा अगर ऊंची है, इसका मतलब वहां पे हेल्थ की सर्विस अच्छी है, सेवाएं अच्छी है, स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो डॉक्टर्स अच्छे हैं जो मरने नहीं देते। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ऊंचा होना, इसका मतलब ये है वहां डेथ रेट कम है, मृत्यु दर कम है, लोग जीते बहुत लंबे समय तक हैं, और वहां पे क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है, जनसंख्या की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, शिक्षा अगर कहीं पे ज्यादा है, साक्षरता दर अगर कहीं पे ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे अच्छा देश है, अच्छा पैसा वहां पे इन चीजों पे खर्च किया जाता है। जितना ज्यादा कौशल पे, स्किल को पैदा करने में, किसी चीज को सिखाने में खर्च कर रहा है कोई देश, कौशल अर्जित करने में, उस देश के अंदर उतनी ही अच्छी गुणवत्ता है। ठीक है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी देश की जनसंख्या की क्वालिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो? क्वालिटी को दो तरीके से, एक तो उनको शिक्षा देके, उनकी एजुकेशन अच्छी करके, और दूसरा उनकी हेल्थ सर्विसेज अच्छी देके, उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ा के। एजुकेशन और हेल्थ दो तरीके हैं किसी भी देश की गुणवत्ता, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने में। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का मतलब क्या होता है? ये क्या कह रहा है? शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज, पूरे समाज में विकास में योगदान देगा। समझो, जितने ज्यादा अनपढ़ होंगे उतने ज्यादा क्राइम रेट सोसाइटी में बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना कम क्राइम होगा, यानी समाज अच्छा होगा। तो कोई भी व्यक्ति जब पढ़ाई कर रहा है तो खुद के लिए नहीं कर रहा, समाज के लिए कर रहा है। ठीक है, समाज के लिए जरूरी है पढ़ाई। सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है। इससे क्या होता है? नेशनल इनकम बढ़ेगा, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है, शासन की दक्षता बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ेगा उसका देश उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, अब उसकी बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डेली होती है ऋतु, मंडे टू फ्राइडे डेली होती है। 4:30, 3 बजे साइंस की, 4:30 बजे एसएस की। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे रिवीजन डे, संडे टेस्ट होता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम। अब सरकार ने कौन कौन से विभिन्न कदम उठाए हैं? देखो, लड़कियों पर विशेष जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा में अब लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है। क्या किया? जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय शामिल किए गए। नवोदय विद्यालय स्कीम लेके आए, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय हम शुरू करेंगे जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, जिन स्कूल्स की एजुकेशन जो है बहुत बढ़िया होती है। एनवीएस के फॉर्म निकलते हैं, आप लोग भी भरते होगे ना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्किल्स। क्या कह रहा है? कहता है कि टीचर्स को फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा स्किल वाला कैसे बनाओगे, और ज्यादा गुणवत्ता वाला कैसे बनाओगे। छात्रों को व्यवसाय संबंधी कौशल से लैस करने के लिए व्यवसायिक धाराओं का विकास। छात्रों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो आगे जाके काम भी कर सके, जिससे वो आगे जाके व्यापार भी कर सके, ऑक्यूपेशन कर सके। फिर जैसे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स क्या है? जो छोटी क्लास के बच्चे बड़ी क्लास में नहीं जाते हैं, तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं। ठीक है, बैक टू स्कूल कैंप जैसी पहल जो है वो शुरू की गई है। ये सब सरकार के इनिशिएटिव हैं जिससे
बढ़िया पढ़ाई लोग करने लगे हैं। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम क्या होता है? बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, गांव के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, तो उनको लालच दे दे के स्कूल बुलाया जा रहा है कि बीच में खाना मिलेगा आपको खाने के लिए, कम से कम आधी छुट्टी के तक तो बच्चा बैठेगा, कुछ तो अब उसके दिमाग में जाएगा, कुछ तो डिसिप्लिन वो सीखेगा। तो इसके लिए डिसिप्लिन जो है मेंटेन करने के लिए या फिर उनको स्कूल की हैबिट डालने के लिए मिड डे मील स्कीम जो है वो लेके आए हैं। ठीक है, अब सरकारी पहल का प्रभाव क्या पड़ा? सरकारी पहल का प्रभाव क्या पड़ा, सरकार की इस कारण से क्या क्या काम हुआ? ठीक है, इस ऐप पे जो भी रेड कलर के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं ना वीडियो के आगे, वो सब लाइव हुई है और आप देख लेना, गिन लेना, रेशो निकालना। फिर सरकारी पहल का प्रभाव, साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर 2010-11 में 74% हो गई। क्या कहा गया है? कहा है कि जो अपना लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो गया है। 1951 से 2010-11 में कितना बढ़ गया? 18% से बढ़कर 74% हो गया। ठीक है, 2015-16 में प्राथमिक विद्यालय प्रणाली का विस्तार, ये क्या कहता है? कहता है सरकार की इन स्कीम्स के कारण और क्या हुआ, जो प्राइमरी स्कूल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। 15-16 में 2015-16 में 8,41,41,000 प्राइमरी स्कूल जो है भारत में बढ़ गए हैं, पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। पिछले 50 साल में यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के इम्पैक्ट दिखाए जा रहे हैं। अब आगे की चुनौतियां क्या क्या है, शिक्षा में चुनौतियां क्या क्या मिल रही है? लिंग आधारित अंतर यानी कि जेंडर बेस्ड डिफरेंस। लड़कियां या तो स्कूल जाती ही नहीं है, जाती है तो 5वीं तक पढ़ ली, 6ठी तक पढ़ ली, आगे नहीं जाएंगी, यानी कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है, हायर क्लास में लड़कियां जा ही नहीं पाती है। तो लिंग आधारित अंतर क्या है? पुरुषों में साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में 16% से अधिक है, यानी अगर 100 महिला पढ़ी लिखी है तो 116 लड़के पढ़े लिखे। क्या मतलब? 16.6% ज्यादा पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ये लगभग 16.1% अधिक है। गांव के अंदर 16.6% लड़के ज्यादा पढ़ते हैं लड़कियों से, और शहरों में 16.1% लड़के लड़कियों से ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब अंतर राज्य अंतर, कुछ स्टेट ऐसे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे आप देखोगे केरल के अंदर 94% बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और बिहार में 62% ही लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये स्टेट वाइज डिफरेंस आ गया। फिर स्कूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्कूल में बेंच नहीं है, बोर्ड नहीं है, लाइट्स नहीं है, फैन नहीं है, चौक नहीं मिलता, डस्टर नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, टीचर टाइम पे नहीं पहुंच रहे, तो ये स्कूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है। मतलब ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? स्कूल में एडमिशन लिया पर आगे गए ही नहीं। ठीक है, स्कूल में एडमिशन लिया पर आगे गए ही नहीं, ये पुअर क्वालिटी है स्कूलिंग। ठीक, अब ये तो थी एजुकेशन की बात। हमने क्या कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक तो एजुकेशन से, एक हेल्थ से। तो एजुकेशन के बारे में हमने देखा कि सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, उन इनिशिएटिव से क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीजें बढ़ी है, क्या क्या चीजें घटी हैं, और आगे की चुनौतियां क्या है। चुनौतियां हैं लिंग का डिफरेंस, जेंडर बेस्ड जो भी डिफरेंस है, और राज्य के आधार पे डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। शिक्षा में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ ली। ठीक है, शिक्षा में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैंने नवोदय विद्यालय से 12th की, आप भी नवोदय से हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेल्थ में क्या है? मतलब कि हेल्थ क्या होता है? हेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को उसका स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को उसका स्वास्थ्य कहा जाता है, हेल्थ कहा जाता है। किसी व्यक्ति की उसकी क्षमता और बीमारी से लड़ने की क्षमता का एहसास कराना, ठीक है, बीमारी की क्षमता का एहसास कराना जो है वो क्या है? उसी को ही उसका स्वास्थ्य कहते हैं। किसी का स्वास्थ्य अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं होगा,
वो बीमार तो होगा लेकिन उस बीमारी से आसानी से लड़ सकेगा, ठीक है, उस बीमारी से आसानी से वो लड़ सकेगा। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? उसका पोटेंशियल, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता पहचानना, ठीक है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम। अब स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या विभिन्न कदम उठाए हैं उसको देखते हैं। क्या कहता है? सबसे पहले समझो, जो सरकार है उसने राष्ट्र नीति बनाई, और राष्ट्र नीति जो नेशनल पॉलिसी बनी है उसमें ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, मतलब जिनको स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन लोगों पे खासा ध्यान देना सरकार का उद्देश्य है। जैसे बहुत सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, बुनियादी ढांचा, हॉस्पिटल नहीं थे वहां हॉस्पिटल बनाए, जहां हॉस्पिटल थे पर बेड नहीं थे उसमें बेड प्रोवाइड कराए, हॉस्पिटल भी है बेड भी है, डॉक्टर नहीं है डॉक्टर प्रोवाइड कराए। ये सारी चीजें जो है वो भारत सरकार ने किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल बनाए, ये सब चीजें किया है। इससे हुआ क्या? जो हमारा जीवन प्रत्याशा था वो बढ़ के 68.3 वर्ष हो गया है, यानी कि अब भारत के अंदर बंदा एक बार पैदा होता है तो लगभग लगभग 68 साल तो जीता है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर ये 68.3% हो गई है। अब शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 147 और 2016 में 34 हो गया है। ये समझो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, समझो बात को। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, जो नया पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 28 दिन के अंदर अंदर मर गए हैं? जो 28 दिन के अंदर अंदर मर गए हैं उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर। मतलब कि अभी अभी जो जन्मे हैं 28 दिन के अंदर अंदर कितने बच्चे मर गए हैं। पहले क्या था? पहले 146 बच्चे मर जाते थे 1000 में से। अब हेल्थ सर्विसेज अच्छी होने के बाद केवल 34 बच्चे ही मरते हैं पैदा होने के 28 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। पहले 147, 146 नहीं 147, और अब जो है 34 बच्चे ही मरते हैं 2016 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? मतलब कि जो जन्म दर है वो 20.4% से गिरी है, और डेथ रेट जो है 6.4% से गिरी है। मतलब अब पहले से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि जनसंख्या भी कंट्रोल करनी है, और लोग मर भी कम रहे हैं। 6.4% से पहले अगर 100 लोग मरते थे तो अब जो है वो लगभग 93 लोग ही मर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि क्रूड बर्थ रेट कम हुआ है और डेथ रेट भी जो है वो कम हुआ है। लिटरेसी का ये बताया हुआ है। 2011 में लिटरेसी रेट्स क्या है, मेल का फीमेल का? जो जो रेड है वो मेल को दिखा रहा है, जो ग्रीन है वो फीमेल को दिखा रहा है, ठीक है। 2011 में आप देखो लगभग 64% महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी है, और लड़के जो हैं वो 80% पढ़े लिखे हैं। इतना भेदभाव है लड़कों के और लड़कियों की पढ़ाई में, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे की चुनौतियां क्या है? आगे की चुनौतियां ये है कि जो इंटर स्टेट डिफरेंस है वो अब भी है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, तो ये दिक्कत है। अब तीसरे इशू की बात करते हैं मानव संसाधन में, जिसका मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसकी बात समझिए। बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसकी बात आप समझेंगे। देखिए, बेरोजगार कौन होते हैं? बेरोजगार वो लोग होते हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम मिलता नहीं। जो काम करने के लिए विलिंग हैं, चाहते हैं हम काम कर ले, लेकिन काम नहीं मिलता, उसको कहते हैं वो बेरोजगार है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से भी अगर कोई इंसान ऐसा है जो नौकरी लगना चाहता है लेकिन नहीं लग रहा, उसको हम बेरोजगार कहेंगे। अगर कोई इंसान नौकरी लगना ही नहीं चाहता, उसको बेरोजगार नहीं कहोगे, वो तो खुद ही नहीं चाहता, उसको क्या तुम बेरोजगार कहोगे, ठीक है। तो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है?
जो काम करने के लिए विलिंग है लेकिन उसको करने के लिए काम नहीं मिल रहा, उसको हम बेरोजगार कहते हैं। इसके साथ साथ दो शब्द और समझो। एक होता है वर्किंग फोर्स। क्या होता है? वर्किंग फोर्स यानी कि कार्य क्षमता, कार्य शक्ति, वर्किंग फोर्स। ये क्या होता है कार्य क्षमता या कार्य शक्ति? आप समझो बात को। कार्य शक्ति क्या होता है? वो लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं और जिनको काम मिल गया, काम करने के इच्छुक हैं और काम मिल गया। फिलहाल मेरी बात हो रही है, मैं काम करना चाहती थी और मुझे करने के लिए काम मिल गया, तो मैं कौन हूं? मैं कार्य शक्ति के अंदर आती हूँ, वर्क फोर्स के अंदर आती हूँ, वर्किंग फोर्स के अंदर आती हूँ। श्रम शक्ति क्या होता है? लेबर फोर्स क्या होता है? श्रम शक्ति क्या होता है उसको समझो। श्रम शक्ति, श्रम शक्ति में वो लोग आएंगे, यानी लेबर फोर्स में वो लोग आएंगे जो काम करने के इच्छुक है। ठीक है, जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के विलिंग है, काम मिल गया वो भी आएंगे, जिनको मिल गया काम वो भी आएंगे, यानी वर्किंग फोर्स वाले भी आएंगे, और जिनको काम नहीं मिला मतलब जो बेरोजगार है वो भी इसके अंदर आएंगे। तो श्रम शक्ति में ये सब लोग आएंगे, वर्किंग फोर्स में जिनको काम मिल गया वो ही आएंगे, बेरोजगार में वो है काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम मिला नहीं, वो बेरोजगार के अंदर आएंगे। तो ये तीन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग फोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है, बेरोजगारी क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कितने तरीके की बेरोजगारी भारत के अंदर है या बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी के प्रकार। ये तो बहुत सारे प्रकार हैं पर हम जो बुक में दिए हुए हैं उसको कर रहे हैं। बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या होता है इसको समझो। प्रच्छन्न, इसको छिपा हुआ बेरोजगार भी कहते हैं, छिपा हुआ बेरोजगार या गुप्त बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड, समझना मेरी बात को। जैसे ये एक खेत है, इस खेत में एक, दो, तीन और चार, चार लोग हैं। इस खेत में कौन है? चार लोग हैं। ठीक है, ये चार लोग एक साल में 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर देते हैं, 1 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन कर देते हैं। अब घर पे दो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। तो क्या किया, इनको ये कहा गया कि भैया तुम भी खेत पे चलो। क्या कह दिया इनको? इनको ये कह दिया कि तुम भी खेत पे चलो, तुम्हें भी ले जाएंगे खेत पे। ठीक है, एक और को और ले गए, वो भी, उसका भी बेचारे का पेपर ही नहीं हो रहा था, तो इसको भी कहा तुम भी खेत पे चलो। अब कितने बंदे हो गए? 6 बंदे हो गए। लेकिन अभी भी 1 क्विंटल गेहूं का ही उत्पादन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन पहले था उतना ही प्रोडक्शन अब है। कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना प्रोडक्शन पहले था उतना ही प्रोडक्शन अब है। ये दो बंदे नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं है, आ गए तो भी कोई फर्क नहीं है। तो ये दो लोग कौन है? ये छिपे हुए बेरोजगार है, ये प्रच्छन्न बेरोजगार है, क्योंकि इनकी वजह से कोई उत्पादन नहीं, इनका सीमांत उत्पादन मतलब कि इनका जो एक्स्ट्रा उत्पादन होना चाहिए था इनके कारण, वो शून्य है। इनका मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है। सीमांत उत्पादन होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन वो जीरो है, मतलब इनके कारण कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? ये दोनों कौन है? ये प्रच्छन्न बेरोजगार। और भारत की खेती के अंदर, भारत की खेती के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगार कौन है आप देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं है। लगता तो है नौकरी पे हैं लेकिन असलियत में नौकरी पे नहीं है। ऐसा परिवार के सदस्यों के बीच होता है कि चलो तुम भी खेत में चलो। भारत में खेती के अंदर, कृषि गतिविधि में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे जरूरत तो 5 लोगों की है, खेत में जरूरत तो 5 लोगों की है, पर ले गए 8 को, बोले कोई नहीं चल तू भी खेत पे आ जा, यानी 3 लोग अतिरिक्त ले गए। उनकी वजह से कोई उत्पादन हो ही नहीं रहा। तो वो 3 लोग कौन हो गए? वो डिसगाइज्ड बेरोजगार हो गए, प्रच्छन्न बेरोजगार हो गए। जिसको भी डाउट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, प्लीज पूछ लीजिए। जिसको भी डाउट है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, जल्दी से पूछ लीजिए। और समझ आ गया तो बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जल्दी बोलो।
समझ आ गया यहाँ तक? बढ़े आगे। अब अगला क्या है? अगला है शिक्षित बेरोजगार, यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगार, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है? ये कोई बच्चा है, इस बच्चे ने एमबीए किया, बढ़िया आईआईएम कॉलेज से गजब की पढ़ाई करी, लेकिन इसको नौकरी मिल रही है अखबार बांटने वाली। नौकरी मिली, अखबार बांटना है आपको। क्या अखबार बांटने के लिए एमबीए किया है? मतलब पढ़ा लिखा तो है पर बेरोजगार है। पढ़ा लिखा तो है पर जो योग्यता इसके अंदर है उस योग्यता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, उस वेतन के अकॉर्डिंग, उस योग्यता के अकॉर्डिंग इसको सैलरी, इसको वेतन नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? ये जो है ये पढ़ा लिखा बेरोजगार है ना, काम है ही नहीं इसके पास। आप समझो इसको अर्ध बेरोजगार, आधा बेरोजगार भी कहते हैं। ये वो है जहां शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, एक विरोधाभासी जनशक्ति की स्थिति देखी गई है, क्योंकि कुछ श्रेणियों में ये क्या कहता है? कहता है इट इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कि व्यक्ति ने इतनी पढ़ाई की लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली, और मिली तो ऐसी मिली काम की नहीं, है ना। मतलब कि जहां ये क्या कहता है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन एज वन हैंड। मतलब कि जो लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है टेक्नोलॉजी का, वो लोग भी बेरोजगार हैं, वो लोग भी बेरोजगार हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बात कही जाती है कि टेक्नोलॉजी सिखाओ तो देश का विकास होएगा, जबकि जो जिनको टेक्नोलॉजी आती है वो बेरोजगार बैठे हैं, और यूं कहा जा रहा है देश का विकास होएगा, इनको तकनीक सिखाओ, इनको टेक्नोलॉजी सिखाओ। तो ये दुर्भाग्य है भारत का कि दोनों तरफ जो है वो इस तरीके की बात हो रही। ठीक है, अब क्या कह रहा है भारत की बेरोजगारी के विभिन्न पहलू? भारत के विभिन्न पहलू क्या क्या है? क्या कहता है कि रोजगार संरचना की विशेषता प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार है। जो अपना एग्रीकल्चर वाला फील्ड है, जो अपना खेती वाला फील्ड है, वहां पे घर के लोग ही उस खेत में काम कर रहे हैं, मतलब बाहर से लोग नहीं ला रहे हैं वो ज्यादा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपनी प्राइमरी सेक्टर जितना भी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। घर में भी आप देखोगे खेत वेत हैं अगर आपके, तो आप अपने घर के बंदों को ही खेत पे भेज देते हो कि तू काम कर ले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, खेत में काम और उपज को साझा करने की अवधारणा बेरोजगारी की कठिनाई को कम करती है। ठीक, फिर ये क्या कहता है? धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी जो गरीबी है वो बढ़ती जाती है, अब एक खेत से कितने घर पालोगे, जैसे जैसे इनकी गरीबी बढ़ती जाती है, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, ये शहरों की तरफ पलायन करते जाते हैं, शहरों की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है, अब बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है? एक तो संसाधनों का, मैन पावर का वेस्टेज हो रहा है। बंदा बैठा है सुबह फोन में लगा हुआ है, ये शॉर्ट्स देख लिए, इंस्टा की आईडी चला ली, ये कमेंट कर दिया, ये कर दिया, यूट्यूब पे ये माथा मार लिया किसी के साथ। तो क्या है ये? आप वेस्ट कर रहे हो ना। वो व्यक्ति, उसको स्किल देके, आप उसको बढ़िया सी नौकरी देके, उसको बिजी रख के देश का फायदा करवा सकते थे। अब बंदा सुबह से रात तक एक बेड पे पड़ा है कोने में और फोन चला रहा है, तो वेस्टेज तो है ही ना ह्यूमन रिसोर्स का। तो पहली तो प्रॉब्लम ये है जनशक्ति की बर्बादी। दूसरा, अब जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार वाले लोगों पे डिपेंडेंट हो गए, है ना। वो रोजगार वाले लोगों पे डिपेंडेंट हो गए कि भाई अब मैं तो बेरोजगार हूं, घर में है 5 लोग या 10 लोग, एक बंदा कमा रहा है, सभी लोग उसी बंदे की कमाई पे खा रहे हैं, यानी उसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये। ठीक, अब वो बंदा क्या करेगा? एक से ज्यादा काम करने की सोचा, चल यार शेयर वाला काम भी कर लेता हूँ, चल ठीक है यार पोस्ट ऑफिस में एजेंट भी बन जाता हूँ, और उसकी गुणवत्ता किसी भी काम में नहीं आएगी, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया, आप अपने आप का बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। फिर जो है, फिर क्या कह रहा है? लाइफ की क्वालिटी खराब हो गई। आप पढ़े लिखे होते, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास बढ़िया नौकरी होती, लाइफ की क्वालिटी ही अच्छी होती, बढ़िया बढ़िया जगह आप रह रहे हो, अच्छी आपकी सोच डेवलप हो रही है ना, तो क्वालिटी लाइफ की बहुत बढ़िया होती, तो उससे वो खराब हो रहा है। अब क्या कह रहा है? कहता है कि स्कूल सिस्टम से फिर लोग, उनका हेल्थ, गरीबी में तो हेल्थ सिस्टम डिक्लाइन होगा, पैसे नहीं है आपके पास इलाज करवाने के, पैसे नहीं है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के, तो इससे क्या होगा? ये सारी प्रोसेसेस जो है वो खराब हो जाएंगी, तो ये एडवर्स इम्पैक्ट है। किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब पूरी ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी की खराब हो जाती है अगर बेरोजगारी ज्यादा है।
ठीक है, बेरोजगारी से मंदी आ जाती है। कहीं पे बेरोजगारी ज्यादा है मतलब वहां की इकोनॉमी में मंदी चल रही है, वो डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, ये इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है बेरोजगारी कि यहाँ पे डिप्रेशन चल रहा है, यहाँ पे इस अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है। तो ये बात जो है वो इसके अंदर थी। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज गरीबी एक चुनौती के रूप में, यानी पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ गए सब लोग? यहां तक समझ गए सब लोग? समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू पॉवर्टी। देखो कितने बुरे हालात हैं। भारत में 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं, 2011-12 का आंकड़ा बता रहा है। 27 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हैं भारत में, 2011-12 का आंकड़ा ने बता दिया। ठीक है, और एक मतलब इंडिया द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है। ये चुनौती है भारत की, ये गंभीरता है भारत की। यानी गरीबी के अलावा और भी बहुत सारे आयाम हैं। जैसे जैसे यहाँ पे दिक्कत है भूख की, यहाँ पे दिक्कत है घर की, सहारा नहीं है किसी के पास, रहने को स्थान नहीं है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छता तक यहाँ पे नहीं मिलता है। भारत के अंदर ये सब असमर्थता है, इनकैपेबिलिटी है भारत की। इसका मतलब लोग जो है बिल्कुल असहाय है। ठीक है, लोग असहाय हैं, उनको बस पैदा हो गया तो जिंदगी काटनी है, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। सामाजिक बहिष्कार और भेद्यता पर आधारित ये क्या कह रहा है? कह रहा है इससे क्या होता है, सोशल साइंटिस्ट व्यू ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकम अ वेरी कॉमन। नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर। ये क्या कहता है? कहता है कि अब और किन किन तरीकों से समाज में गरीबी के इंडिकेटर्स को देखा जाता है। क्या? निरक्षरता स्तर, जितना ज्यादा अनपढ़ता, जितनी ज्यादा इलिटरेसी है कहीं पे, उतनी ज्यादा गरीबी वहां पे है, पहली चीज। और क्या देखा जाता है? जितना ज्यादा कुपोषण है उतनी ज्यादा गरीबी है, जितना ज्यादा कुपोषण है उतनी ज्यादा गरीबी है। ये सब क्या बताया जा रहा है? ये गरीबी के संकेत है, ये गरीबी के संकेत है, इंडिकेटर है। यानी ये वाले आंकड़े अगर खराब हैं तो मतलब वो देश गरीब है, वो देश गरीब है, वहां पे गरीबी है। ठीक है, तो क्या कहता है? कहता है अगर कहीं पे निरक्षरता, इलिटरेसी बहुत हाई है तो मतलब वो गरीब है, कहीं पे कुपोषण बहुत ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है तो वो गरीब है, कहीं पे स्वास्थ्य देखभाल हॉस्पिटल्स का अभाव है तो वो देश गरीब है, कहीं पे बेरोजगारी है तो वो देश गरीब है, कहीं पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी नहीं है, स्वच्छ हवा नहीं है तो वो देश गरीब है। ये सब इंडिकेटर हैं गरीबी को दिखाने के, कि किस किस तरीके से आप बताओगे कोई देश गरीब है। आप ये सारी चीजें देख के बता दोगे कि हाँ वो देश गरीब है। ठीक है, फिर गरीबी रेखा क्या होती है इसको देखते हैं। गरीबी रेखा क्या होती है समझो। किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम स्तर से भी नीचे आता है। आप समझो मेरी बात को, क्या होता है गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, आपने इमेजिन कर लिया। पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि लोग कमा कितना रहे हैं। भारत के अंदर क्या देखा जाता है? लोग खर्च कितना कर रहे हैं। कमा तो रहे हो आप, ठीक है, कितना भी कमा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खर्च कितना कर रहे हो। आपके देश की जरूरतें क्या है, आपके यहाँ पे बेसिक नीड्स क्या है, उन बेसिक नीड्स को आप पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, है ना? उन बेसिक जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान। क्या रोटी कपड़ा मकान हर इंसान को मिल पा रहा है? अगर किसी इंसान को इतना पैसा भी वो नहीं खर्च पा रहा कि उसकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, आप बात को समझे। हमने क्या किया, एक टोकरी बना दी, इस टोकरी में अपनी बेसिक जरूरतें लिख दी, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। मान लीजिए ये तीनों चीज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को 1,000 रुपए महीने के खर्च करने पड़ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए एक व्यक्ति को 1,000 रुपए महीना खर्च करना पड़ रहा है। तो हमारी गरीबी रेखा कहाँ डिसाइड हो गई? 1,000 रुपए पे। अब अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए से कम खर्च कर रहा है, 1,000 रुपए से कम खर्च कर रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से कम है। तो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा हो क्या गई? एक ऐसी रेखा जब कोई व्यक्ति बेसिक नीड्स भी पूरी करने लायक नहीं खर्च कर पा रहा, उसको पॉवर्टी लाइन, उसको गरीबी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये 1005 रुपए कम खर्च करता है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है, ये 900 रुपए खर्च करता है। तो आप यूं देखो, इसको तो हम कहेंगे, इसको तो हम कहाँ ले आएंगे? इसको तो हम ले आएंगे भैया, तू तो है बीपीएल में। तू तो किस में है? कहाँ गया ये बंदा? एक मिनट रुक जाओ। इसको हम कहेंगे क्या? तू तो है बीपीएल में, तू तो आ जा बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसको कहेंगे तू आएगा अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे कि तुम आओगे अबव पॉवर्टी लाइन में। इसको ले आएंगे हम, ये ले आए हम, इसका मुंह भी उठा के इसको कहा हमने तुम आ गए अबव पॉवर्टी लाइन में, यानी तुम इससे ज्यादा कमा रहे हो तो तुम हो अबव पॉवर्टी लाइन, तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो। गरीबी रेखा क्या हो गई? एक न्यूनतम खर्चा अगर आप कर पा रहे हो अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरतें पूरी करने में, उसको हम गरीबी लाइन कहते हैं। ठीक है, समय के अनुसार, जगह के अनुसार ये गरीबी रेखा वेरी करती है। अमेरिका में ये बेसिक नीड्स कुछ और पाएंगी, वहां इंटरनेट, हेल्थ, रोटी कपड़ा मकान, ये सब बेसिक नीड्स में है। भारत में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान को बेसिक नीड्स कहते हैं। कहीं पे कितने रुपए खर्च करने पे जरूरत पूरी हो रही है, कहीं पे कितने रुपए खर्च करने में। तो ये पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी रेखा, जगह के साथ, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे। अगली चीज क्या कहती है? कहती है कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है, गरीबी रेखा का आकलन करते समय भोजन की आवश्यकता का वर्तमान फॉर्मूला कैलोरी पर आधारित है। मतलब कि आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हो, आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, ये देखी जाती है। जैसे जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है, रूरल एरिया में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है, मतलब वो गरीब नहीं है। और शहरों में अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है, मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो गरीबी के लिए एक और तरीके से हम आकलन करते हैं, खाने की कैलोरी के अनुसार। गांव में यदि कोई व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी पर डे खा पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और शहरों में 2100 किलो कैलोरी खा पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। गांव में ज्यादा क्यों? बिकॉज गांव में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, शहरों में कम फिजिकल वर्क होता है, सब कुछ बटन से है। वॉशिंग मशीन बटन से चल गई, ऑटोमेटिक है, कपड़े डाले अपने आप धुल गए, बस सुखाने सुखाने हैं। मिक्सी ग्राइंडर है, कोई मसाले नहीं पीसने आपको, है ना। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, मतलब व्यक्ति को फिजिकल वर्क कम करना पड़ रहा है तो कम कैलोरी वो खाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है? क्या कहता है? कहता है पूरे विश्व के अंदर 1996 में 36% लोग गरीब थे। 1990 में पूरे विश्व में 36% लोग गरीब थे, और 2015 में 10% लोग ही गरीब है, यानी कि गरीबी कम हुई है काफी हद तक। इस पॉइंट को याद रखोगे, ये असर्शन रीजन में स्टेटमेंट बनती हैं। ठीक है, भारत में गरीबी अनुमान के रुझान, भारत में क्या चीजें आई है? 93-94 में भारत में 45% लोग गरीब थे। 2004-5 में 37% लोग गरीब हैं, और 2011-12 में 22% लोग गरीब हैं। बात को याद रखोगे। ठीक है, पहले 2 दशकों में यानी 73 से 93 में क्या कह रहा है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में भी गिरावट आई है, लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। 2004-5 में 407 मिलियन लोग बीपीएल में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। 2011-12 में केवल 270 मिलियन लोग ही, ठीक है, यानी लगभग 20 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पे बताई गई है। अब चलते हैं आगे। ये मैप क्या कहता है, ये चार्ट क्या कहता है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि चैप्टर आज तो पूरा होगा नहीं, तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल क्लास 9वीं की इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम 9वीं की ही ज्योग्राफी को शुरू कर देंगे, या 9वीं की हिस्ट्री को शुरू कर देंगे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा आता है, देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आपको कुछ भी पूछना है यहाँ तक, तो आपके पास लास्ट के 10 मिनट्स आपके डाउट्स के लिए हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, आप लोग बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स, जितने भी डाटा आ रहे हैं, आपको ये सब जो है वो याद रखने हैं।
जतिन आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है। नोट्स देखो जहाँ पे भी ज़रूरत हो रही है वहाँ मैं हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ। ठीक है, हाँ पूजा मैं कर दूंगी मैं। ठीक है, ऐप में मेंशन नहीं हो रहे हैं, मैं कर दूंगी। अह, क्या कह रहे हो? चंडीगढ़ पीआरटी का पेपर है मार्च में, इतने 10 तक कम। हाँ 10 तक तो हो जाएगा पूजा। हाँ हो जाएगा। अरे आपस में बात कर रहे हो, मुझे बोलो ना, मेरे को कोई डाउट है क्या? हाँ जी ममता, हिस्ट्री का थोड़ा सा रहता है, वो मैं रिकॉर्डेड डालूंगी। जो हिस्ट्री का लास्ट सेक्शन रहता है ना 8वीं का, वो मैं रिकॉर्डेड। एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मेरे को यूं हो गया था, अब मुझे चेंज करना था थोड़ा सा सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।